मई 2014 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो सबको लगा कि अगले कुछ दिनों तक सुर्खियों के सरताज नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन नतीजे आने के अगले ही दिन सुर्खियों में आ गए बिहार के एक विधायक, उस वक्त जेडीयू के विधायक और बिहार के अगले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जेडीयू के लगभग 9 महीने मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद नीतीश कुमार से उनकी अदावत हुई, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, एनडीए में गए, फिर नीतीश कुमार भी एनडीए में लौटे। जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं। गया ज़िले की इमामगंज विधानसभा से दोबारा दावेदारी कर रहे हैं। 2015 के चुनाव में मखदूमपुर और इमामगंज दोनों सीटों से चुनाव लड़े थे। अपनी जो पुरानी सीट थी मखदूमपुर, वहाँ से हार गए थे, लेकिन इमामगंज से लगभग 29,000 वोटों के बड़े अंतर से जीते थे और जेडीयू के कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी को, जो 10 साल से विधानसभा अध्यक्ष थे, हराया था। इस बार पासा पलट गया है। उदय नारायण चौधरी जो जेडीयू के नेता थे, आरजेडी से मैदान में हैं और जीतन राम मांझी जी अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से मैदान में हैं। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि मांझी जी बड़े नेता हैं और हमने बड़ी आस में दिया था कि साहब मुख्यमंत्री रहें, लेकिन 5 साल कम दिखे क्षेत्र में, ये कई जगह कहा जा रहा है। और आपके जो विरोधी हैं उदय नारायण चौधरी, वो तो खास तौर पे ये कह रहे हैं कि मांझी जी 10 पंचायतों का नाम नहीं बता पाएंगे, ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, इल्ज़ाम लगाना एक अलग बात है और क्षेत्र में आने जाने का जहाँ तक सवाल है, ये अगर कोई कहता है तो दुराग्रह से प्रेरित होकर के कहता है और हर 2 महीना 3 महीना पर 2-2 दिन का प्रोग्राम बना करके सभी प्रखंडों में घूमना, कार्यकर्ताओं से बात करना और जो भी समस्या उसका निदान करना, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, अभी भी हम एक साथी को समझा रहे थे कि हम सिर्फ इमामगंज डुमरिया के विधायक ही नहीं हैं, उसके अलावा हमारे पर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है और साथ साथ राज्य के भी कई कोने में जाना पड़ता है। अगर कहीं में शक्कर हुआ वहाँ जाना पड़ता है, बलात्कार हुआ वहाँ जाना पड़ता है, मर्डर हुआ वहाँ जाना पड़ता है। तो जो एक सामाजिक सेवक को काम करना चाहिए, अगर उस काम का अगर हम डिस्चार्ज करते हैं तो सिर्फ इमामगंज डुमरिया के गांव-गांव घूमने से वो नहीं होगा। हाँ, जब 1980 में हम विधायक बने थे फतेहपुर में, हमारे पास कोई जवाबदेही नहीं थी, तो गांव-गांव टोला-टोला घूमते थे। सब कोई जानता था कि जीतन मांझी बच्चा जानता था। यहाँ सब लोगों से यही हम कहते हैं कि हम इसके अलावा और है। रही बात काम का, तो काम फरिश्त हम लोग बनाया है। जितनी सड़कें बनी हैं, जितने पुल पुलिया बने हैं, जितने नली गली बने हैं, वो सब साक्षी है। विधायक कोटा का भी निस्तारण हुआ है, उसका भी बहुत सा उदाहरण है। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार की सरकार रही है, विकास के लिए जानी जाती है वो सरकार, और एक उनका विज़न है और उस विज़न के आधार पर सबके लिए न्याय के साथ काम कर रहे हैं। आज देखिए कि आप नली गली की बात आप बोलते हैं, तो आखिर क्या है, वार्ड सदस्यों को उन्होंने इतना बड़ा ताकत दे दी है कि जो वार्ड सदस्य चालाक होता है, करोड़ रुपया का भी काम अपना वार्ड में कर लेता है। करोड़ रुपया का काम? जी कर ले, क्योंकि उसमें यही है, नीतीश कुमार ने कहा है कि थाती रखी हुई है, जो जितना ले सकता है खर्च करके, ये नहीं कि लेके घर में रखे रहे। तो जो चालाक वार्ड सदस्य है वो तुरंत खर्च करता है और पैसा ले लेता है। पहले तो बांटा हुआ जाता था कि हर वार्ड में इतना, हर पंचायत में इतना, और वो नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात होने की है। आप नीतीश कुमार का जिक्र कर रहे हैं। इसी इमामगंज में 2015 में आप लोगों से कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने दलित का अपमान किया है। सही बात है। ये बात उस समय इसलिए कही गई थी कि जब मुख्यमंत्री हमको उन्होंने बनाया तो मुख्यमंत्री से हटाने का क्या उचित था, और अगर उचित था तो हमने उनको कहा कि 2005 में आपने मंत्री बनाया और 2 घंटा के अंदर ही प्रेस वाले लोग तो बहुत काबिल होते हैं, वो कह दिन कि आपके यहाँ दागी मंत्री है। तो लालू यादव दागी मंत्री हैं उन लोगों को नहीं सूझता था, क्योंकि जीतन मांझी एक शेड्यूल कास्ट हरिजन का बच्चा था, तो सबको लगा कि जीतन मांझी दागी है। जब कहा नीतीश कुमार ने तो हम 2 मिनट भी नहीं रुके और इस्तीफा दे दिया था। वही बात हम उनको कहा 2000 बाद में वो आपको बहाल भी किए और बीएड घोटाले में आप बरी भी हुए। चलिए, वो बात हुई तो कहने का मतलब सच्चाई थी तब ना। अगर कोई गलत बात होती तो हम जेल में जाते। पर ये आपको भी अजीब लगा होगा, 4 घंटे में इस्तीफा ले लिया। नहीं, कोई अजीब नहीं लगा। ये आदमी एक तरह से एक भ्रष्टाचार या पाक साख सरकार बनाना चाहते थे। हम भी उसमें साथ उनको दिया कि भाई आप निश्चित रूप में ऐसा कीजिए। उसी प्रकार से 2015 में जब बात आई थी तो हमने उनको कहा
कि आप अगर एक बात भी कह देते कि अब हो गया जीतन या तुम बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, तो हम किसी पद के लिए आज तक ललायत नहीं रहे हैं, हट जाते। इसीलिए उनका विरोध करते थे। अब रही बात ई विरोध की बात, जब आदमी को मिलता है तो मिलने के बाद गिले शिकवे खत्म होते हैं। दूर हुए? हाँ, एकदम दूर हुए। वो भी एहसास किए हाँ। कि हमने गलती की है। हाँ। हमने भी कहा कि भाई हम जितनी बातें बोले हैं हमने गलती की, चलिए दोनों बराबर हो गया, अब आगे नया अच्छा अध्याय शुरू हो, और नया अध्याय शुरू हो रहा है। क्योंकि तब नीतीश कुमार खेमे के लोग कहते थे कि जीतन राम मांझी चेहरा है, सरकार तो जगन्नाथ मिश्रा चला रहे हैं, कहीं नरेंद्र सिंह की चल रही, कहीं नीतीश की चल रही। ये सब फालतू बात आप लोग खाली मनगढ़ंत बात बोलते हैं। आप लोग पत्रकार हैं ना। हाँ। जो मन में होता है बोल लेते हैं फ्री। जगन्नाथ मिश्रा का क्या मतलब है चलाने का? ये ऑन रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने इंटरव्यू में कहा है, किताब में छपा है सर, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। गलत उन्होंने कहा है, उससे कोई बात नहीं है। हाँ। हम अपने मन से काम कर रहे थे, या कहिए नीतीश कुमार के मन से बात कर रहे थे 2 महीना तक। 9 महीना हम रहे ना, लेकिन आप ही लोग कहने लगे कि जीतन मांझी रबर स्टैंप है, वो क्या रिमोट से चलता है, तो थोड़ा स्वाभाविक स्वाभिमान जगा हमको। हमने कुछ अपनी बात भी करना शुरू कर दिया, और वो बात कोई ख़राब नहीं हमने किया था। आज भी उसके साक्षी है कि एक मेरे निर्णय है जिसको नीतीश कुमार ने लागू भी किया है, लेकिन उस समय किसी कारण से उसको बड़ा दूसरे ढंग से देखते थे। तो लेट बी गॉन बी बाई गॉन की बात कही जाती है, गड़े मुर्गा को उठाने की बात नहीं होता है। जनहित में नया चैप्टर शुरू करके समाज के लिए काम किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग आज नीतीश कुमार के एक तरह से कहते हैं। और लेसर इविल की भी बात आती है जी। तो जिसमें खाली बुराई है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, और किसी में अगर 2% बुराई है तो स्वाभाविक है कि उसको लेकर के चलना चाहिए। तो ज़्यादा बड़ा एविल कौन है सर? अब हम ये नहीं कहेंगे, आप समझ गए होंगे। और हम यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का बिहार में कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, लेकिन लोग ये पूछ रहे थे, तेजस्वी यादव मिले पटना में, बोले मांझी जी से पूछिएगा कि अगर हम गड़बड़ थे तो वो हमारे साथ क्यों थे 2019 के लोकसभा चुनाव में? हाँ, अगर ये प्रश्न पूछते हैं तो शायद वो अपने पापा से पूछें। हाँ। कि जीतन मांझी क्यों उनके साथ आया था, क्या वजह थी, जनता को बता दीजिए ताकि साफ हो जाए बात। जनता को बताने का ये है कि हम सैद्धांतिक रूप में जब जदयू एनडीए के साथ थे, तो जो शेड्यूल कास्ट का जो बहुत बर्निंग मुद्दा है 2-3, जैसे न्यायपालिका में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, प्रमोशन में आरक्षण, ये सारी बातें थी जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी से भी बात हमारी होती थी। हमने कहा था कि शेड्यूल कास्ट का विरोधी मानता है लोग कि भाजपा है, और हम आपके साथ हैं तो हमको लोग आलोचना करता है। इसलिए ये शेड्यूल कास्ट का जो मुद्दा है, 1-2 भी आप आगे बढ़ा दीजिए तो हम समझते हैं कि समूचे हिंदुस्तान का दलित आपके साथ होगा। 3 बरस तक हमने प्रतीक्षा किया, लेकिन वो उनका दोष नहीं है, उन्होंने आदेश दे रखा था। नीचे किस कारण से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये नहीं कर सकते हैं। इसी बीच में लालू प्रसाद जी को उपचुनाव लड़ना था अररिया का और जहानाबाद का, तो उन्होंने एड़ी चोटी पसीना एक करके यही कहा कि ये लोग नहीं उठावेंगे आपकी बात को, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, आप आ जाइए। और आप समझ सकते हैं, सत्ता छोड़ करके कोई विपक्ष में जाता है कि विपक्ष छोड़ करके सत्ता में आता है। तो हम तो उस समय एनडीए में थे, सत्ता में थे, और नरेंद्र मोदी हमको खूब बड़ाई भी करते थे, पहचानते भी थे। हम फिर क्यों गए लालू जी के पास? लालू जी के पास जाने का वही था कि उन्होंने कहा था कि इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, साथ देंगे, लेकिन फिर जाने के बाद किसी प्रकार की बात नहीं की, एक। और दूसरी बात, वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलता है। रघुवंश बाबू दुनिया से चले गए, उन्होंने क्या कहा था कि टिकटों में यहाँ बिक्री होती है। हम भी यही कहना चाहते थे कि क्या होती है बिक्री न बिक्री हम नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर करते थे कि 5 पार्टनर हम लोग हैं, पांचों मिल करके बैठ करके कोई तय करें। तब कहा गया कि नहीं, हम जो कहें वही ठीक, और जो मानता है वो ठीक, नहीं मानता है तो बाहर जाए। तो हम बाहर चले आए। उपेंद्र कुशवाहा जी भी चले गए। आप देख सकते हैं कि हम ठीक कहा और ठीक कारण से हम रहे, तो सब। तो आप उनको अपने साथ ले आते हैं एनडीए में, अब वो बातचीत नहीं होता उनसे? वो सब राजनीतिक बातें हैं जो आपसे हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। क्या बातें होती थी और क्या बातें हुई थी, हम लोग थे, लेकिन अब दोष नहीं देंगे। आज सहनी जी भी बेइज्जत होकर के किस तरह से निकले, लेकिन जो सहनी जी बताएं विस्तार में हमको। आप बता सकते हैं, वो बता सकते हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। हम बुद्धू हैं, इसलिए हम नहीं बताएंगे आपको। सहनी जी कह रहे नहीं, आपका इतना अनुभव है भाई। नहीं, इसीलिए जितनी हमारी उम्र नहीं उतना आपका राजनीतिक अनुभव है। कह रहे हैं कि हम बुद्धू हैं, नहीं बताएंगे, वो काबिल नहीं तो बता दिए।
सेक्रेसी भी कोई चीज़ है और राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि विंडो खुला रहता है। लड़ पड़ोसी दीदा रख, हम लोग के देहात में कहावत है कि लड़ाई करो लेकिन दिदफट मत हो कि जिससे कल बात ना हो। उसी प्रकार से राजनीति में है, राजनीति करो, सिद्धांतिक विरोध करो, लेकिन एक दरवाज़ा खुली रहनी चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो साथ हो जाएं। तो यही कारण है कि हम लोग ऐसी बात नहीं बोलेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी और मयूर साहनी जी के गलती के चलते ही हम लोग एक मंशा पर आगे जा रहे थे। उसमें कांग्रेस भी साथ हो गया था, राहुल गांधी से भी बात हो गई थी। हाँ। लेकिन इन लोगों के चलते कुछ बातें हो गई, तो अब बात हो गई तो बात हो गई, तब हम इधर कांग्रेस ने रोका नहीं आपको? कांग्रेस क्यों रोकता है? कांग्रेस तो अपने बेइज्जत होकर के वहाँ चला गया। जब उनके शक्ति सिंह गोहिल जिनको ऑथराइज किया गया था कि जाके आप बात कीजिए, तो यही तेजस्वी प्रसाद कहें कि हम गोहिल जी से कौन बात करते हैं, गोहिल जी कौन होते हैं, हम बात करेंगे सोनिया गांधी से। तो आप समझ सकते हैं कि क्या गोहिल जी का और कांग्रेस का क्या अस्तित्व था। तो हम लोग सोचा कि भाई जब इन लोगों का इतने बड़े पार्टी का अस्तित्व नहीं है, हम तो छोटी पार्टी हैं, चलो जिसने हमको सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया, आज एक्स चीफ मिनिस्टर के रूप में हम लाभान्वित हैं, तो कोई अगर गलती भी हुई है तो सब अपने में आत्मसात करके उनके साथ जाएंगे। और ये भी बात है कि कोई गलत रूप में नीतीश कुमार को नहीं कर सकता है। बिहार का विकास उन्होंने किया है, शांति व्यवस्था कायम रखी है। इस क्षेत्र में जहां हम लोग हैं, डेली कुछ ना कुछ होता था, हर आदमी बेचैन रहता था। आज नक्सली मूवमेंट भी बहुत था। नक्सली मूवमेंट के अलावा नक्सली मूवमेंट के अलावा अगर आप हमारी बात ना मानेंगे तो दरोगा हम लाए हैं, कहा कि 2 केस करवा देंगे आप पर। पीडीएस दुकानदार से हमको पैसा लेना है, अगर नहीं दिया तो दूसरा दिन उस पर मुकदमा हो गया। इस तरह से लड़ा भिड़ा करके सब लोग अशांत रखे हुए थे। आज 5 साल हो गया, हम समझते हैं कि इस प्रकार की कोई वारदात नहीं हुई है। इसलिए यहाँ की जनता यही कहती है, कुछ करे न करे, कम से शांति व्यवस्था तो इन्होंने कायम रखा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार, काम जहाँ होता है कहीं कहीं कुछ गलतियाँ होती है। देहात में हम लोग कहते हैं कि एक पथिया अगर धान है तो उसको फटकिएगा तो 1-8 किलो खाखड़ी जरूर निकल जाएगी। उसी प्रकार से नीतीश कुमार हज़ारों काम किए हैं, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ियाँ हुई है, होती रही है। इसका ये मतलब नहीं कि नीतीश कुमार नकारा है। नीतीश कुमार का विज़न है, इस राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं नीतीश कुमार का कि जिसको भारत सरकार ने अपनाई है। तो वही चीज़ है। अभी रिसेंट जो कह रहे हैं कि 10 लाख देंगे नौकरी, कहाँ से 10 लाख सरकारी नौकरी लाएंगे? है यहाँ, लेकिन नीतीश कुमार 10 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का एक निश्चय कर लिया है। वो 7 निश्चय पार्ट 2 में जो उन्होंने कहा है कि हर खेत को हम पानी देंगे, तो आप पानी देंगे तो बिहार में 76% किसान हैं और उनके बाल बच्चे हैं, तो सब लोगों को जीविका मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी। तो ये बिना कहे लाखों लाख लोगों को नौकरी देने का इन्होंने व्यवस्था कर दी है। ये सवाल तो पूछा था जीतराम जी। मेरा सवाल, आपने 7 निश्चय का जिक्र किया, आपके मुख्यमंत्री रहते कई बयान चर्चा में आए। एक बयान जो आपने दिया वो हमको जमीन पर बिल्कुल सत्य दिख रहा है। शराबबंदी तो सर टोटल फेल है। सब लोग कह रहा है कि शराब दिखता नहीं है, उपलब्ध सब जगह है। और यही बात आपने कह दी थी तो मीडिया ने बड़ा बवाल काटा था। नहीं, मीडिया तो खैर अपना स्वतंत्र है। हमने ये कहा था कि शराबबंदी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदी के आड़ में जो एक्शन हो रहे हैं और उससे तबाह है। आज 2.5 लाख आदमी जेल के फंदे में फंसा या आया है। आज करीब 20-25 हज़ार ऐसे आदमी हैं जिनको कोई जमानत करने वाला नहीं है। अब ये लोग कौन हैं? सब गरीब हैं। इसको पुलिस महकमा के लोग, अन्य महकमा के लोग जा रहा है, बड़ा आदमी को तो पकड़ता नहीं है। जो तस्करी करता है, हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया करता है, वो तो पकड़ाता नहीं है। पकड़ाता है कौन? तो मजदूर है, किसान है, किसी कारणवश कुछ ले लिया तो ब्रेथ एनालाइजर उसके मुंह में लगाया जाता है तो पकड़ा जाता है। इसी पर हम बहुत सी बात बोल रहे हैं। चुनाव है, हम डर से नहीं बोल रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर 10 बजे रात के बाद अगर ब्रेथ एनालाइजर लगेगा तो बिना पिए हुए नहीं मिलेंगे। तो ब्रेथ एनालाइजर तो वहाँ लगाना चाहिए था। ये गरीब किसान और गरीब मजदूर को क्यों लगा करके आज 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी दिए शिकंजा में? ये साइड इफ़ेक्ट है इसका मतलब शराबबंदी कोई ख़राब नहीं है और इसके लिए वातावरण बनाना चाहिए था। हम उदाहरण देते थे, आज भी आपके सामने दे रहे हैं। आज 76 वर्ष मेरी उम्र हो गए, हमारे घर में शराब बनती थी, हमारी शराब बिक्री होती थी और हम आज तक अपने ठोर पर शराब नहीं लाया है। इसका क्या कारण है? कोई कानून तो नहीं था।
समझाया, ऐसा वातावरण में हम पले, ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने कहा कि इससे घाटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम समझ गए, आज हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से एक वातावरण तैयार करना चाहिए। डंडा चलाने का मतलब है कि दूसरे लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है, आज भी करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार बनेगी हमारी, और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे कंसिडरेट आदमी हैं कि अगर ठीक से उनको समझाया जाएगा तो बात को समझेंगे। बैन रहना चाहिए, हम भी कहते हैं कि बैन होना चाहिए, लेकिन बैन के आड़ में जो अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहिए। मांझी जी, आपके एक पुराने सहयोगी थे चिराग पासवान जी, वो कहते हैं कि हम बीजेपी के तो साथ हैं लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ है। तो ये इससे कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है वोटर में? प्योर कन्फ्यूजन वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक रूप में काफ़ी प्रौढ़ हो चुकी है, उनके इशारा को समझ रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार बहुत ख़राब हैं तो यही 2 महीना से, इसके पहले कहाँ थे वो? तो सत्ता का लोभ लेना था तो बड़ा सट के सब कुछ ले रहे थे। अब जब चुनाव का मामला आया तो उनको लगा नीतीश कुमार ख़राब है, एक चीज़। दूसरी चीज़, पशुपति पारस उनके चचा श्री हैं, उन्होंने क्या कहा है परसों, फिर जब आपस में कुछ हुआ, डांट डबर हुआ तो फिर पलट गए हैं। लेकिन वो 20 तारीख के बाद बहुत बड़ा भंडाफोड़ करने जा रहे हैं उसका, पशुपति पारस जी। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक अनुभवहीन नेता के रूप में चिराग पासवान ने एक्शन लिया है, ये कभी नहीं हो सकता है। और हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह या जेपी नड्डा इतना कमज़ोर आदमी है कि इनको नहीं समझते हैं, इनको बड़ा प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। आपकी बहुत तारीफ करते हैं, अभिभावक बोलते हैं हमेशा चिराग आपको। हम भी उनको बच्चा पुत्र बस मानते हैं। तो ये रिलेशन अलग है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत अलग है। वो सिद्धांत में डिरेल्ड हो रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल ये बता दीजिए, आपने पहले पार्टी बनाई, आपका बड़ा कद, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आपकी पार्टी को एनडीए में कम सीटें मिली और वीआईपी जो जुम्मा 1.5-2 साल पुरानी पार्टी है उसको ज़्यादा सीटें मिली। तो लोगों ने कहा कि मांझी जी इस बार थोड़ा काइंड हार्टेड हो गए, ठीक से बार्गेन नहीं किया सीटों के लिए। हम कभी बार्गेन नहीं किया है। जब एक दोहा है कि तर्क वितर्क नहीं होता, तर्क और वितर्क नहीं होता जहाँ पूर्ण समर्पण होता है। इसका अर्थ समझे होंगे कि यदि किसी में विश्वास किया जाता है तो वहाँ पर कोई इफर्ट नहीं होता है। हम नीतीश कुमार में विश्वास करके उनके साथ गए हैं। हमने कह दिया था 1 सीट भी नहीं दीजिएगा तो भी आपके साथ रहेंगे, और उन्होंने 7 सीट दिया, और 7 सीट ऐसी दी है उन्होंने कि अगर चाहा तो हम लोग 7 सीट जीत सकते हैं। और जहाँ जिनका नाम लिए तो 5 को तो उनका भाजपा के आदमी है जो वीआईपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ वैसा तो नहीं है। तो ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब की बात कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब पूछ दिया तो आपको हम बताए हैं। तो इसीलिए भाजपा में उनका क्या इज्जत है, और हमारे के यहाँ एनडीए में जब हम हैं और नीतीश कुमार के साथ हैं, क्या इज्जत हम लोग जानते हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं, जो बहुत सारी बातें जो एक्साइज पर किया कि 4 अगस्त को एक बैठक हो रही थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट का समीक्षा। उसमें एक सेक्शन है 3 to 5 सेक्शन में प्रावधान है कि 7 साल की सज़ा होती है कल्प्रिट को, और जो विक्टिम है उसको पेंशन मिलता है, उसको नियोजन मिलता है, उसके बाल बच्चा को रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है। जब ये बात हमने उनको कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका तो अनुपालन हो ही नहीं रहा है, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जो इस सेक्शन के अंतर्गत मारे गए उनके विक्टिम परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। तो कोई कहने वाला नहीं था, तो नहीं हो रहा था। सुर्खियां बनी। हाँ, काफ़ी सुर्खियाँ बनी। वो तो बड़े लोग करवे करते हैं। अत्याचार जिस पर हुआ, उसकी मर्डर हुआ, जिस पर बलात्कार हुआ, उसके लिए ना हम आंसू बहाएंगे, और जिस पर ये सब है ही नहीं है तो वो क्यों कहता है कि हम मरेंगे तो हमको नौकरी दें। तो वो तो शेड्यूल कास्ट का भलाई नहीं समझते जानता है, उचित नहीं मानता है, इसलिए वो बिट्रे करना चाहता है। लेकिन थैंक्स टू नीतीश कुमार उन लोगों के ये कहने पर नहीं गए, अपना नियम बनाया, उस पर अभी भी बरकरार हैं। सर, कैसे दूर होगा ये बड़ा घिनौना सच्चाई है हमारे समाज का, जाति का है कि आदमी फर्क करता है जात देख के। बिहार में मैं पहली बार विधानसभा चुनाव बिहार का कवर कर रहा हूँ, लोकसभा में आया दूसरा। जो किसी आदमी से नाम पूछो जात खुद बता देता है। सब जगह सब कहता है कि सर देखिए काम हुआ हो या ना हुआ हो कि अपने जात भाई को ही वोट देंगे। तो इतना जातिवाद क्यों है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये बड़ी बात आपने कही है, अगर इसको ठीक ही है आप अपना परोसिएगा। हम इस बात से कायल हैं कि
कि 74 वर्ष हो गए आज़ादी के, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, जिसकी वकालत अंबेडकर साहब ने किया था और जिसकी वकालत लोहिया जी ने कहा था। अंबेडकर साहब ने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी और लोहिया जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। और संसार के कई एक देशों में वैसा होता है, कोई गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, एक स्कूल में पढ़ेगा, एक तरह का खाना खाएगा, एक तरह का ड्रेस पहनेगा और अपना मेरिट के आधार पर वो नौकरी लेगा। न तो आरक्षण की ज़रूरत होगी और न जात पात का मामला होता है। लेकिन मनुवादी विचार से हम लोग ग्रसित हैं और जिसके चलते आज भी जात पात को हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं और जब तक ये जात पात सर्वाइव करेगा उसी प्रकार की बात होती रहेगी। इसलिए कोई भी सरकार आवे और हम ज़रूर सरकार में हमारे जो नीतीश कुमार आते हैं तो उनको हम प्रयास करेंगे कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करें। एक गरीब अमीर है वो 20 लाख और 25 लाख सालाना दे के अपने बच्चों को पढ़ाता है। अब एक गरीब है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है जहाँ शिक्षक आते नहीं हैं, आते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं और इसका संस्कार किस तरह से है और प्राइवेट स्कूल का एक कैसे रहेगा। यही कारण है कि हमारे गरीब के बच्चे अनएम्प्लॉयड ज़्यादा होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का दंश झेल रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, जाति प्रथा को दूर करना और रिजर्वेशन का जो भूत है इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि हम राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान कर देंगे तो सब हो जाएगा। इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता है, जन आंदोलन की आवश्यकता है। आप लोग ऐसे मीडिया कर्मी को इस चीज़ को आगे बढ़ाने और परोसने की बात है और नहीं तो जो मुट्ठी भर लोग हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं, जिस जात का हो, हम ही हैं, हम भैया जात के हैं। हमारा बेटा जो MLC है वो डॉन बॉस्को में पढ़ा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में MA किया, नेट किया, आज प्रोफेसर है। लेकिन के गो भैया का बाल बच्चा ऐसा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सब भैया का बाल बच्चा ऐसा हो जाए तब ना। लेकिन आज हो रहा है, अमीरों के बेटा कई एक प्रतिशत होता है जो अपना नौकरी कर लेता है बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेरिट और हमारे गरीब के बच्चे घर रह जाते हैं। और पूरा ये होता है कि अगर विकास का काम करने लगे 10-20 वो मिला करके कोई कंस्ट्रक्शन काम करने लगे तो कहा जाता है कि तो नक्सलाइट है, वो पूजा की मीटिंग कर रहा है, नक्सलिज्म का कर रहा है। तो ये सामाजिक विडम्बना है, इस चीज़ को दूर करना होगा। अगर ये दूर नहीं होगा तो भगवान न करे, हिंदुस्तान तो सत्य हिंसा गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा दिन हिंदुस्तान के लोग अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। जीतनराम मांझी जी के विचार आप सुन रहे थे। यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार ललन टॉप की चुनाव यात्रा, इस कैंडिडेट के विचार, जनता के विचार आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।